प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता संग्राम के महान हस्ती हैं। इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। इनसे जितने भी एंगल से, जितने भी दृष्टिकोण से प्रश्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम एक साथ चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था और वहाँ से फिर अपने ये गृह नगर कलकत्ता आए और कलकत्ता में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और उसी कलकत्ता से इन्होंने 1919 में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल किया। 1919 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा हासिल किया और हासिल करने के बाद इनकी इच्छा थी सिविल सेवा में जाना और सिविल सेवा में जाने के लिए ये इंग्लैंड चले गए और वहीं पर इन्होंने 1 साल तैयारी किया और तैयारी करने के बाद 1920 में सिविल सेवा के परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही इन्होंने ओवरऑल 4th रैंक हासिल किया, चौथा रैंक हासिल करने के पश्चात उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए, जब सुभाष चंद्र बोस इंडिया वापस आते हैं तो वापस आने के पश्चात 1921 में सिविल सर्विसेज से त्यागपत्र दे देते हैं, अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद देश की सेवा में जुड़ जाते हैं और वे अपना स्वदेश लौटने के बाद राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को बनाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था, तो अपनी राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को बनाया था। चित्तरंजन दास को बनाया, महात्मा गांधी से प्रेरणा लिया और इसी समय देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस को इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 6 माह का जेल भेज दिया गया। पहली बार सुभाष चंद्र बोस 1921 में ही 6 माह के जेल की सज़ा उन्हें मिली और उसके बाद उन्होंने 11 टाइम्स एक कैदी की भांति रहे। 11 बार उन्हें जेल भेजा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय जब जेल में पहुँचे तो उन्हें लगा कि हमें कुछ क्रिएटिव कार्य करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा जिसे इंडियन स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है, भारतीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, जिसे इंडियन स्ट्रगल कहा जाता है। 1923 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि ये कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने। 1923 ईस्वी में देखा जाए तो ये कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने और मेयर कौन बना? सुभाष चंद्र बोस बने। आगे देखा जाए तो 1925 में ये स्वराज पार्टी से भी जुड़े और बाद में 1928 में जब संविधान के निर्माण के लिए नेहरू कमेटी बनाई गई तो उस नेहरू कमेटी के मेंबर भी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब नेहरू कमेटी में देखा कि वहाँ पे प्रपोजल आया औपनिवेशिक गणराज्य का, एक तरह से डोमिनियन स्टेटस का जब बात आई कि हम अंग्रेज़ों के अधीन रहकर ही धीरे धीरे स्वशासन प्राप्त करेंगे, तब इन्होंने वॉकआउट किया और उसका विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए कैंपेन चलाया। पूर्ण स्वराज का नारा दिया। इनका एक ही मकसद था कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए। 16 मई 1927 को देखा जाए तो इन्हें जेल से रिहा किया गया था और ये धारा असेंबली से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुँचे, असेंबली में पहुँचे। 1927 में ही देखा जाए तो इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया।
स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया। आगे देखा जाए तो 1930 में जब नेहरू 1930 में देखा जाए तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिविल डिओबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया और डांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से किया और नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया। तुलना करते हुए इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ठीक उसी तरह आज डांडी मार्च कर रहे हैं जैसे मुसोलिनी ने मार्च किया था, रोम का मार्च किया था वेनेसिया इत्यादि क्षेत्रों को जीतने के बाद, और नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आज ठीक उसी तरह महात्मा गांधी डांडी मार्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ती गई। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने देश में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और उस नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष JL नेहरू को बनाया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में फिर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके विरोध में खड़े हुए थे पटाभी सिद्धारमैया, जो पटाभी सिद्धारमैया महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे, क्योंकि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को बाद में पसंद करना छोड़ दिए, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट उन्होंने अपने पटाभी सिद्धारमैया को चुनाव लड़ाया, लेकिन पटाभी सिद्धारमैया को हारना पड़ा और हारने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बन गए। त्रिपुरी अधिवेशन में वॉकआउट हो गया, जिसके कारण त्रिपुरी अधिवेशन में उन्हें शपथ दिलाने का काम उनके बड़े भाई ने किया, शरद चंद्र बोस ने किया, जो शरद चंद्र बोस आगे चल के संविधान सभा के मेंबर भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो कई बार यही पूछा जाता है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को शपथ दिलाने का काम किसने किया था? उनके बड़े भाई ने किया था, शरद चंद्र बोस ने किया था। लेकिन बाद में देखा जाए तो यहाँ पे इतना विवाद गहरा गया उस अधिवेशन में कि महात्मा गांधी ने वॉकआउट कर दिया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने 2 दिन चले अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो शेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को लगा कि सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और वही हुआ। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद कलकत्ता स्थित उनके आवास पे उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 1940 में नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन 1941 में अपने ड्राइवर की अपने फिएट गाड़ी से वे नज़रबंदी को तोड़ते हुए जियाउद्दीन पठान का भेष बदलकर नज़रबंदी से बाहर निकले। और नज़रबंदी से बाहर निकलने के बाद जियाउद्दीन पठान के भेष में ही वहाँ से वो बाई कार कहाँ पहुँचे? पेशावर पहुँचे। पेशावर से फिर अपने मित्रों की सहायता से वो काबुल पहुँचे। और काबुल से देखा जाए तो उन्हें जर्मनी और जापान जाना था, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे समय में हिटलर सुभाष चंद्र बोस से मिलना चाहता था, क्योंकि वो ये वचन देना चाहता था कि हम भारत को आज़ाद करा देंगे, ब्रिटेन के चंगुल से मुक्त करा देंगे। इसी कारण यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस काबुल पहुँचे और काबुल हवाई अड्डा पर उन्होंने ओरलैंडो मैसेटो नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और ओरलैंडो मैसेटो के नाम से ये पहुँचे जर्मनी, जहाँ पे जर्मनी में पहुँचने के बाद हिटलर ने उनका स्वागत किया
और हिटलर ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया। जर्मनी की जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया। यहाँ पे विश्व युद्ध में अब जापान भी शामिल हो गया और जापान के शामिल हो जाने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से निकल के जापान आए। जब जापान आए सुभाष चंद्र बोस, उस समय जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने स्वागत किया सुभाष चंद्र बोस का। तोजो के द्वारा स्वागत किया गया और उसी समय जो जापान के खुफिया विभाग नाइचो का जो प्रमुख था हू टोबे ने सुभाष चंद्र बोस के पूरे व्यक्तित्व के खुफिया जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के पश्चात उसने सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब लिखा, जो किताब कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में कि ये किसकी जीवनी है। उस किताब का नाम था, जो हू टोबे ने लिखा था सुभाष चंद्र बोस पर, उससे द स्प्रिंगिंग टाइगर कहा जाता है, बसंत का बाघ कहा जाता है। द स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, जो उसने बहुत ही बेहतर ढंग से सुभाष चंद्र बोस पर रेखांकित करने का काम किया। पर्ल हार्बर 1942 में जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया और पर्ल हार्बर कांड हुआ और ऐसे समय में देखा जाए तो जापान एक मजबूत बन के उभरा और लगातार वह एशिया में ब्रिटेन की सेना को पराजित करता जा रहा था और भारतीय सैनिकों को बंदी बनाता जा रहा था, क्योंकि भारतीय सैनिक उस समय ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया था। ऐसे बंदी बनाए गए जो सैनिक थे, उन सैनिकों से जापान के एक मेजर फ्यूजीहारा ने संपर्क किया। मेजर फ्यूजीहारा ने ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह से संपर्क किया और कहा कि अगर आप लोग चाहो तो अपनी एक सेना बना के भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हो। इसीलिए कैप्टन मोहन सिंह ने और मेजर फ्यूजीहारा ने जो गुलाम बनाए गए भारतीय सैनिक थे, जो बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक थे, उन्हीं से एक सेना बनाई जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है और उसी आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना की सहायता से देश को आज़ाद कराने का ऐलान किया और इसी उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे और सिंगापुर पहुँचने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वहाँ पर एक अस्थायी सरकार का गठन किया और उस अस्थायी सरकार के ऐलान के बाद उसके राष्ट्रपति बने और उन्होंने वहाँ पर एक शपथ लिया और कहा कि उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ थी और उन्होंने शपथ में कहा कि मैं 38 करोड़ हिंदुस्तानियों का शपथ लेता हूँ कि मेरे खून में एक एक कतरा है, जब तक मेरे रक्त के एक एक बूंद है तब तक मैं युद्ध करता रहूँगा। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी के नाम एड्रेस किया, संबोधन दिया और कहा कि देश की अंतिम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है और इससे लड़ाई में राष्ट्रपिता आपका सहयोग चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, 9 देशों ने, इटली, जापान, जर्मनी, रूस, ये सभी देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दिया और यहीं से जापानी सेना की मदद से सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुँचे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापान ने कब्जा कर लिया और अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया गया। अंडमान को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा, निकोबार को इन्होंने स्वराज द्वीप रखा। यहाँ पर देखा जाए तो अब नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर के पनेल इत्यादि क्षेत्रों पर भी जापानी सेना ने और आज़ाद हिंद फौज सेना ने कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसे घड़ी में देखा जाए तो अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर
1945 में फैटमैन और लिटिल बॉय नामक 2 परमाणु बम गिराया, और जिसके कारण 12 अगस्त को जापान ने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया इस द्वितीय विश्व युद्ध में। ऐसे समय में ब्रिटेन के सामने जापानी सेना ने समर्पण कर दिया, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज के जो भी सिपाही थे वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गिरफ्तारी नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस को पुलिस तलाशती रही, वहाँ से निकल के बैंकॉक पहुँचे। वो जापान जाना चाहते थे। इस दुष्ट की घड़ी में, एक त्रासदी में, जहाँ पे लाखों लोग परमाणु बम के कारण मारे गए थे, ऐसे समय में वो प्रधानमंत्री तोजो के साथ दुख बटाना चाहते थे। इसीलिए वो ताइपेई से, ताइवान से, वह बैंकॉक से ताइवान होते हुए जापान के लिए, टोक्यो के लिए विमान सेवा से उड़े। लेकिन ताइपेई फार्मोसा द्वीप के समीप ही लैंडिंग करते समय उनका जो जहाज़ था, एरोप्लेन था, वो क्रैश कर गया, और क्रैश करने के बाद सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु एक रहस्य बन गया। मृत्यु एक रहस्य बन गया कि सुभाष चंद्र बोस मरे कि नहीं मरे। तमाम जो अंग्रेज़ों की चिट्ठियाँ थीं, उन चिट्ठियों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी सेना के आत्मसमर्पण के बावजूद भी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में देखे गए थे, म्यांमार सीमा पर देखे गए थे। यह ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर के पत्रों में इस बात को दिखाया गया है, जिसके आधार पर उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। इसके जांच के लिए मुखर्जी कमीशन भी गठित किया गया। मुखर्जी कमीशन ने एक फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा की तलाश किया। जो गुमनामी बाबा की हाइट, उनके बोलने की स्टाइल, फर्राटे अंग्रेजी बोलना, ये सब कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसा था, जिसके आधार पर जिस गुमनामी बाबा की मृत्यु भी 1983-84 में हो गई। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ मामले की लिपापोती हुई और सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा बताया गया। आगे हम बात कर लें तो भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने में बहुत देरी कर दिया, जिसके कारण जब उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई तो फिर उसके परिवार वालों ने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। ये भी एक प्रश्न है कि किसके परिवार वालों ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, तो उसका एक लाइन में आंसर है सुभाष चंद्र बोस। यह वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।